So, a very good morning to all of you. Moving further on Indian economy, आज हम लोग बात करेंगे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। और हम लोग का आज का एजेंडा होगा नाबार्ड, I hope you all might be aware of the term NABARD. Basically ये क्या है? This is National Bank for Agriculture. You may write National Bank for Agriculture and Rural Development. Okay. Now we would try to understand what was the reason behind to design one specified bank for agriculture and rural development. तो अगर आप इसके बैकग्राउंड पे जाते हो, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बात कर चुके हैं कि बेसिकली इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। इनफैक्ट अगर रूरल इकोनॉमी की बात करें या फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात करें तो उसमें क्या क्या लूप होल्स थे, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स थी, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आई वोंट वंस अगेन गो इनटू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। दैट मीन्स अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो किए हो तो यू शुड बी एबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि एग्रीकल्चर या यू में से एग्रीकल्चरल credit need was bit increasing every year. Okay, so this credit need was very important. So agricultural credit need was increasing year by year, you may say. Okay, मतलब पैसे की आवश्यकता पड़ रही थी। तो इसको देखते हुए 1963 में 1963 एक संस्था बनाई गई। ओके, और उस संस्था का नाम था ARDC। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज 1 जुलाई 1963 टू बी वेरी स्पेसिफिक। ये बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया था। संस्था का नाम था ARDC। ओके, अब ये ARDC बेसिकली थी क्या? तो इट वाज एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। शब्द ही बता रहा है एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म रीफाइनेंस। ओके, अब ये रीफाइनेंस होता क्या है? तो इससे पहले हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर्स में बात किए हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, तो उसमें आपने देखा किस तरीके से SBI का गठन किया गया था, किस तरीके से RRBs का गठन किया गया था। ओके, किस तरीके से कमर्शियल बैंक, नए नए कमर्शियल बैंक आए, फिर मर्ज हुआ और फिर प्राइवेट बैंक्स आए, और पूरा बैंकिंग सिस्टम का एक इतिहास हम लोग कोशिश किए थे समझने का। ओके, टिल प्रेजेंट डेट। रीफाइनेंस का मतलब क्या होता है? रीफाइनेंस का मतलब होता है कि लेट अस सपोज देयर इज अ पर्सन हु वांट्स अ लोन। ओके, ही वेंट्स टू अ बैंक डजंट हैव इनफ क्रेडिट टू गिव हिम लोन। ओके, मतलब एक व्यक्ति एक बैंक के पास जाता है और उस बैंक से लोन लेता है। लेट इट बी एग्रीकल्चर रिलेटेड और एलाइड, एग्रीकल्चर एंड एलाइड लेट अस सपोज, या फिर रूरल डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड वो एक लोन लेने जाता है एक बैंक के पास। ये कमर्शियल बैंक हो सकता है, ये प्राइवेट बैंक हो सकता है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक हो सकता है, ये RRBs हो सकता है, व्हाटएवर। ओके, इस बैंक के पास इनफ क्रेडिट नहीं है इसको देने के लिए फॉर दिस पर्पस।
then this bank approaches another institution. Okay, this is NABARD. आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये इंस्टीट्यूशन कहलाएगा फिर रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये इसको फाइनेंस कर रहा है और ये इसको फाइनेंस कर रहा है, तो यहां पर रीफाइनेंस हो रहा है। आई होप नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर। सो एक तो बहुत फेमस जीएस प्रो क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ओके, तो नाबार्ड इज अ रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन। आई विल कनेक्ट दिस थिंग, नथिंग टू वरी। तो दिस इज अ रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ओके, तो नाबार्ड का स्टैब्लिशमेंट ईयर अगर आप देखोगे इट्स 12 जुलाई 1982, और यहां पर एक इसी तरह की संस्था बन चुकी थी 1963 में ही, ARDC, एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ओके, ये बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बना था, 1963 में बना था। रीजन वाज व्हाट? बिकॉज एग्रीकल्चरल क्रेडिट नीड्स वाज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। हर साल दर साल जो क्रेडिट नीड्स जो रूरल इकोनॉमी में थी, ओके, तो वो बढ़ती जा रही थी। और आपको ध्यान आ रहा होगा प्रीवियस लेक्चर, तो प्री इंडिपेंडेंस, ओके, रूरल इकोनॉमी वाज ऑन द ग्रिप ऑफ, आई होप आप जान रहे हैं, वो मनी लेंडर्स, रादर यू में से ज्वेलर्स, ओके, या यू में से ट्रेडर्स, तो पूरी तरह से ग्रिप्ड थी। तो उस ग्रिप से बाहर निकालने के लिए, उसको मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लाने के लिए दुनिया भर के स्टेप्स उठाए गए। ओके, जिसमें कमर्शियल बैंक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, आरआरबीज बहुत बड़ा रोल प्ले किया, इनफैक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या आरआरबीज या फिर कमर्शियल बैंक्स, उनको फाइनेंस कहाँ से मिले? ओके, उस पर्टिकुलर फाइनेंस के बारे में एक फिर से इंस्टीट्यूशन डिजाइन किया गया, उसको कहते हैं नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, तो इसका बैकग्राउंड तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब 1979 अगर हम लोग आ जाएं, ओके, बेसिकली 30 मार्च, तो गवर्नमेंट ने आरबीआई को इंसिस्ट किया कि एक कमिटी बनाया जाए, और वो कमिटी बेसिकली ये रीफाइनेंस और कह सकते हो क्रेडिट नीड्स, जो एग्रीकल्चर या रूरल इकोनॉमी में क्रेडिट नीड्स है उसके बारे में एक रिव्यू करे। ओके, और 30 मार्च एक कमिटी आरबीआई ने कंस्टिट्यूट किया। ओके, आरबीआई कंस्टिट्यूटेड क्राफी कार्ड, अ वेरी फेमस कमिटी, वेरी फेमस। ओके, बहुत आसान है। कमिटी टू रिव्यू अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको, दिस कमिटी वॉज हेडेड बाय बी शिवरमन। ओके, कंस्टिट्यूट जब किया गया था 79, दैट मीन्स आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। ओके, तो श्रीमती इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने बेसिकली आरबीआई को इंसिस्ट किया कि एक कमिटी बनाया जाए टू रिव्यू द अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। ओके, और वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बेसिकली एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे ही स्पेसिफाइड होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए। ओके, और इसको कह सकते हो हेड किया था, इसको, इसके चेयरमैन थे आपके बी शिवरमन। बी शिवरमन वॉज बेसिकली मेंबर ऑफ फॉर्मर planning commission, so you should write former member of planning commission।
जो अब कन्वर्ट हो चुका है नीति आयोग में। ओके, प्लानिंग कमीशन का अस्तित्व आज नहीं है। ओके, तो बेसिकली दीज ऑल वेयर द आई मीन सिचुएशन एट 1979। अब 20 नवंबर 1979 को इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। 28 नवंबर 1979 इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया और इसने ही बेसिकली इंसिस्ट किया, रिकमेंड किया कि एक डेडिकेटेड संस्था होनी चाहिए। मतलब देयर वाज अ नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यू में से अ डिवाइस फॉर प्रोवाइडिंग अनडिवाइडेड अटेंशन, या फिर कह सकते हो फोर्सफुल डायरेक्शन, या फिर कह सकते हो पॉइंटेड फोकस। ओके, मतलब रूरल डेवलपमेंट के क्रेडिट के लिए एक डेडिकेटेड संस्था होनी चाहिए। सो इट रिकमेंडेड a dedicated institution for credit refinance to agriculture and rural development। ओके, और इनके ही अनुशंसा को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और यूं में से कि 12 जुलाई 1982 को एक संस्था बनाई गई नाबार्ड, और ख़ास बात कि इसको मर्ज कर दिया गया, इसके जितने भी पावर्स थे, ओके, इसके जितने भी वर्क थे, दे ऑल वेर ट्रांसफर्ड टू नाबार्ड। ओके, तो एआरडीसी नाबार्ड के आने के बाद एआरडीसी का अस्तित्व खत्म हो गया और एआरडीसी का जितना भी पावर्स थे वो सारे ट्रांसफ़र कर दिए नाबार्ड को। ओके, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेडक्वार्टर इज मुंबई। फाइन, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन हैं, देन इट्स GR चिंताला प्रेजेंट। GR चिंताला। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन। आई मीन टू से एकदम रिसेंट पास्ट का ये न्यूज़ है, कपल ऑफ मंथ्स बैक। उससे पहले इट वाज HK भनवाला। ओके, हर्ष कुमार भनवाला। खास बात कि इन 2019 इसका 100% ओनरशिप नाबार्ड का गवर्नमेंट है, मतलब दिस इज फुल्ली ओन्ड बाय GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अर्थ ये हुआ कि अर्लियर नाबार्ड में कुछ शेयर RBI का होता था, कुछ शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता था, लेकिन रिसेंट पास्ट में जो RBI का शेयर्स था वो गवर्नमेंट ने खरीद लिया और आज यू मे से दैट इट इज़ फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ नाबार्ड। ओके, और नाबार्ड किस तरीके से रूरल इकोनॉमी पे अपना प्रभाव डालता है, हाउ इट इम्पैक्ट्स द रूरल इकोनॉमी। तो बेसिकली वो अपने रूरल इकोनॉमी में फिनेंशियल, डेवलपमेंट और सुपरविजन तीनों एस्पेक्ट्स पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। ओके, दैट मीन्स यू में से इट हैज़ इम्पैक्ट ओवर द रूरल इकोनॉमी on you may say financial aspect, in fact you may say development और supervision। अब कैसे? ओके, मतलब बेसिकली रूरल इकोनॉमी में वो जो रीफाइनेंस करता है तो वो not only on financial but on development as well as on supervision aspect also। ओके, तो अब इसके अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें,
हम लोग बात करें कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या फंक्शंस क्या हैं, तो एक तो आप समझ पा रहे हो, सबसे पहला रीफाइनेंस फैसिलिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, आप अगर प्रीवियस लेक्चर फॉलो किए होंगे तो हम लोग बात किए थे कि आरआरबीज का सुपरविजन भी नाबार्ड ही करता है। ओके, दैट मीन्स सुपरविजन ऑफ आरआरबीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। यू में से सुपरविजन ऑफ आरआरबीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। तो आप देख पा रहे होंगे कि रीफाइनेंस फैसिलिटी, चलो वो फिनेंशियल एस्पेक्ट पे आ गया। आप देख रहे हो सुपरविजन ऑफ आरआरबीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, मतलब ये कहीं ना कहीं सुपरविजन पर आ गया। ओके, इनफैक्ट डिजाइनिंग न्यू प्रोजेक्ट्स फॉर रूरल डेवलपमेंट, डिजाइनिंग न्यू प्रोजेक्ट्स फॉर रूरल डेवलपमेंट, जस्ट आरडी का मतलब आप समझ लेना रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल, इसको एग्जांपल के तौर पर अगर आप समझना चाहते हो तो यू माइट बी अवेयर ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये जो किसान क्रेडिट कार्ड का आई मीन कह सकते हो ये जो प्रोजेक्ट का डिजाइन था दैट वाज गिवन बाय नाबार्ड। या फिर आप कह सकते हो इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट स्कीम्स, इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट स्कीम्स। तो आप देख पा रहे होंगे ये सुपरविजन हेड में भी आ रहा है। मतलब हम ब्रॉडली रूरल इकोनॉमी पर अगर बात करें नाबार्ड का क्या प्रभाव है, तो केवल फिनेंशियल दैट मीन्स रीफाइनेंस फैसिलिटी नहीं है वो, खास तौर पर उसका डेवलपमेंट और सुपरविजन, ये दो भी एस्पेक्ट्स है जिसको वो कवर करता है। ओके, यू में से प्रिपरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट प्लान्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिपेयरिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट प्लान्स। ओके, आई होप आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, बिल्डिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप देख पा रहे होंगे ये फिर आपके डेवलपमेंट एस्पेक्ट को ये टच कर रहा है। ओके, यू में से ट्रेनिंग हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस, and not only I mean they are it is involved in training handicraft artisans but also provide them market for selling their goods. Okay, just have a look on it. In fact, you may include this one also in I mean function of NABARD only, that it motivates I mean banking industry in achieving credit targets. इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे, लेकिन इसमें लिख सकते हैं हम, it motivates banks to achieve क्रेडिट टारगेट्स। इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे थोड़ी देर में। जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर एसोसिएट्स एंड सब्सिडियरीज ऑफ नाबार्ड की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक ऑन इट। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि नाबार्ड किस कमिटी के अनुशंसा पर बनाया गया था। देन इट इज बी शिवरमन, आपको ध्यान रखना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के चेयरमैन कौन है? देन इट्स GR चिंताला। इट इज़ फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। पहले एक एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हुआ करता था जिसको मर्ज कर दिया गया नाबार्ड में, और अपने वो सारे पावर्स को ट्रांसफ़र कर दिया नाबार्ड को। ओके, नाबार्ड
किस कमिटी के रिकमेंडेशन पर आया था, तो अगर आप पर्सन पूछा जाए देन इट्स बी शिवरमन, और अगर कमिटी पूछा जाए देन इट इज क्राफिकार्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी. CRAFICARD, it's committee to review arrangements for institutional credit for agriculture and rural development. I hope till now things are very clear to all of you. Okay, इसने ही बेसिकली बात की थी कि देर शुड बी यूनिक डेवलपमेंट इन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, आई मीन डेडिकेटेड टू ओनली रूरल डेवलपमेंट एज वेल एज एग्रीकल्चर एडवांसमेंट. ओके, आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर टिल नाउ. अब अगर हम लोग बात करें नाबार्ड के एसोसिएट्स की, और सब्सिडियरीज की, तो देर इज वन एसोसिएट ऑफ नाबार्ड जिसको हम लोग BIRD के नाम से जानते हैं. इन शॉर्ट यू में से बर्ड, BIRD, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट. ओके, और अगर इसके सब्सिडियरीज की बात करें देन देर आर नैब कॉन्स, नैब फिन्स, नैब समृद्धि, नैब किसान, ओके, नैब वेंचर एंड RIDF. देखेंगे बेसिकली क्या है. एसोसिएट बस एक है, और सब्सिडियरी यू में से 6, यू में से. फाइन. वेरी मच सिमिलर, जैसे हम लोग बात किए थे कि RBI की भी अपनी सब्सिडियरी यूनिट्स होती है, उसी तरीके से नाबार्ड की भी कुछ सब्सिडियरी यूनिट्स होती हैं और उसके कुछ एसोसिएट्स हैं. इनफैक्ट एसोसिएट एक ही है. नाम ही बता रहा है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट. ओके, बेसिकली ये ट्रेनिंग देती है, प्रोवाइड्स ट्रेनिंग. ओके, इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग सर्विसेज. इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. its headquarter is at Lucknow. Okay, so basically it provides ट्रेनिंग सर्विसेज कर सकते हो, कंसल्टेंसी सर्विस कर सकते हो, रिसर्च सर्विस कर सकते हो. ओके, मतलब ट्रेनिंग सर्विस यू में से, रैदर यू में ऐड कंसल्टेंसी सर्विसेज, रैदर यू में ऐड रिसर्च. आई होप नाबार्ड है, मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ARD in agriculture and rural development. ओके, मतलब एग्रीकल्चर कहो या एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर कह सकते हो आप. ओके, उससे रिलेटेड जितने भी सेक्टर हैं उसमें अगर ट्रेनिंग सर्विसेज देना है, कंसल्टेंसी सर्विस देना है, रिसर्च सर्विस देना है, ओके, तो वो बेसिकली वो जिम्मा बर्ड को दे दिया गया है. दिस इज व्हाई इट इज नोन एज एसोसिएट ऑफ नाबार्ड. ओके, नाउ सब्सिडियरीज ऑफ नाबार्ड अगर हम लोग बात करें देन वी हैव नैब कॉन्स, वी हैव नैब फिन्स,
बहुत आसान है, नैब इज फॉर नाबार्ड, कॉन्स इज फॉर कंसल्टेंसी, देन यू हैव नैब किसान, देन यू हैव नैब समृद्धि, then you have NAB venture, and you may say RIDF. This is very important. Actually RIDF एक फंड है जिसको मैनेज नाबार्ड करता है. Okay, then you may say that it is a subsidiary unit of NABARD because NABARD manages RIDF. Basically RIDF is Rural Infrastructure Development Fund, and this fund is wholly managed by NABARD. Hence you may say that it is a subsidiary unit of NABARD. अब NABCons fully owned by NABARD है. This is a very important question. अपार्ट फ्रॉम दिस आप नैब फिन्स की बात कर लो, नैब किसान की बात कर लो, नैब समृद्धि की बात कर लो या नैब वेंचर की बात कर लो, ये सब कहीं ना कहीं इक्विटी बेस्ड है, शेयर बेस्ड है. ओके, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का रोल है, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का रोल है, कमर्शियल बैंक्स का रोल है, कमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक्स का रोल है, इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक का कुछ शेयर्स है. नाबार्ड का तो शेयर है ही. अपार्ट फ्रॉम नाबार्ड देयर आर शेयर्स, इनफैक्ट कह सकते हो कुछ प्राइवेट प्लेयर्स का भी शेयर्स है. तो हम लोग उस पर अभी जाएंगे नहीं, वो हम लोग का एजेंडा आज का है नहीं. ओके, बस खास बात ये जानना है कि नैबकॉन्स प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी सर्विस. नैबकॉन्स प्रोवाइड्स, you may say, consultancy services. अब इसको आप समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एन एग्जांपल आप एक ऐड देखते होंगे कि अगर मान लो आपके एक किसान है, उसके प्लांट में कोई लेट अस सपोज कीड़ा लग गया है. ओके, तो वो किस नंबर पर टोल फ्री बात कर सकता है. तो वो कंसल्टेंसी सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा? नैबकॉन्स प्रोवाइड करेगा. आई होप आप समझ पा रहे हैं. अब वो कंसल्टेंसी से रिलेटेड रिसर्च सर्विसेज, ट्रेनिंग वो बर्ड देगा, लेकिन कंसल्टेंसी सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा? देन दैट इज नैबकॉन्स. ओके, नैब इज फॉर नाबार्ड, कॉन्स इज फॉर कंसल्टेंसी सर्विसेज. आप देखते होंगे कि किसान को एक टोल फ्री नंबर मिलता है फॉर एन नंबर ऑफ पर्पजेज. ओके, तो वो बेसिकली कंसल्टेंसी सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय नैबकॉन्स. अब नैब फिन्स वो इक्विटी पार्टिसिपेशन है, जिसमें कह सकते हो आप नाबार्ड का हिस्सा है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का हिस्सा है, कैनरा बैंक का हिस्सा है, यूनियन बैंक का हिस्सा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का हिस्सा है. ओके, फेडरल बैंक का हिस्सा है, धनलक्ष्मी बैंक का हिस्सा है. तो वी वोंट गो इन दैट मच डिटेल, बट आप ये समझ सकते हो कि दैट इज नॉट फुल्ली ओन्ड बाय यू मे से नाबार्ड. ओके, दैट इज बेस्ड ऑन इक्विटी. अब इसका काम क्या है? तो आई होप आप समझ पा रहे हैं. फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड, नाम ही बता रहा है फाइनेंशियल सर्विस. हैव अ लुक ऑन इट. ओके, अब नाउ नैब किसान. नैब किसान वॉज अर्लियर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फाइनेंस लिमिटेड. ये पहले ADFC था. ADFC, it was Agricultural Development Finance Corporation. ओके, जिसका नाम बदलकर जिसको अब नैब किसान कहा जाता है. ओके, तो बेसिकली ये ADFL, आई एम वेरी सॉरी, ADFL, इट वाज लिमिटेड, नॉट कॉर्पोरेशन, इट वाज लिमिटेड. कभी हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कॉर्पोरेशन एज वेल एज लिमिटेड. उस पर आज हम लोग बात नहीं करने वाले हैं. तो बेसिकली ये ADFL था. वो रजिस्टर्ड था NBFC कंपनी में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी था ये. इट वाज रजिस्टर्ड एज NBFC.
मतलब ये डिपॉजिट्स नहीं ले सकता है, ये बस क्रेडिट फैसिलिटी दे सकता है, ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकता है, ये बस और बस क्रेडिट फैसिलिटी लोन प्रोवाइड कर सकता है। ओके, नाउ वी हैव नैब समृद्धि, इट वाज अर्लियर ABFL, थोड़ा सा फर्क है, अर्लियर दिस वाज ABFL, आई होप ए से एग्रीकल्चरल बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। ओके, ये भी NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में ही रजिस्टर्ड है, इनफैक्ट RBI में रजिस्टर्ड था, अभी वो इसका नाम बदलकर नैब समृद्धि या फिर फॉर्मली आप कह सकते हो, फॉर्मली इसको ABFL कहा जाता था, आज इसको नैब समृद्धि कहा जाता है। ओके, देन नैब वेंचर इज अगेन कह सकते हो एक इक्विटी फंड जनरेट किया गया है, नाम ही बता रहा है, इट इज़ अ वेंचर, इट इज़ अ जॉइंट वेंचर। ओके, तो एक इक्विटी फंड जनरेट किया गया है, वो टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चरल कह सकते हो डेवलपमेंट या फिर रूरल डेवलपमेंट। सो इट इज़ अ इक्विटी बेस्ड फंड। काम इसका क्या है? तो काम है इसको इन्वेस्ट करना अगेन ऑन एग्रीकल्चर एज वेल एज रूरल डेवलपमेंट। तो इन अ नटशेल हम लोग यही जान सकते हैं या कि नाबार्ड की जितनी भी सब्सिडियरीज हैं उनका सोल पर्पस है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट या इसका एलाइड डेवलपमेंट, और दूसरा अगर हम ब्रॉडर टर्म पर लें तो रूरल डेवलपमेंट। ओके, अब क्रेडिट फैसिलिटी जब तक दोगे नहीं, रीफाइनेंस फैसिलिटी जब तक दोगे नहीं, तब तक ये पॉसिबल है नहीं। ओके, तो इसीलिए बेसिकली सब्सिडियरीज ऑफ नाबार्ड कुछ इस तरीके से काम करती है। ओके, नाउ अगला टर्म है RIDF विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट हैव अ लुक, फिर हम लोग RIDF पर आएंगे। ओके, फाइन, and before coming to RIDF, let us first of all understand PSL, जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में भी बात किए हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। नाउ इट इज अ करेक्ट टाइम कि PSL को समझा जा सके। नाम ही बता रहा है कि देयर इज अ सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर। ओके, लोन देने के लिए एक सेक्टर डेवलप किया गया है, प्रायोरिटी सेक्टर। सेक्टर एक लिस्ट किया गया है बाय RBI। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कम टू PSL। हम लोग कोशिश करेंगे PSL को समझने का कि व्हाट इज बेसिकली PSL। ओके, अब एक कमर्शियल बैंक का पर्पस बेसिकली मोटिव उसका प्रॉफिट होता है। आई होप इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक कमर्शियल बैंक का मोटिव प्रॉफिट होता है। ओके, एंड देर आर वेरियस सेक्टर्स इन योर इकोनॉमी, जैसे कि एग्रीकल्चर, MSME, एक्सपोर्ट क्रेडिट। लेट अस राइट इन फैक्ट, जैसे आप कह सकते हो एग्रीकल्चर, MSME आई होप आप समझ पा रहे हैं, आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ओके, देन यू हैव एक्सपोर्ट क्रेडिट, then you have education, okay, you may say renewable energy, then you may say housing। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये सारे सेक्टर्स बेसिकली प्रॉफिट गिविंग नहीं है, या फिर इसमें आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐड कर सकते हो। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर,
और इसको अगर हम लोग अदर्स लिख दें, मतलब इसमें और भी इस लिस्ट में आता है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें, इन अ नटशेल बात करें तो एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ओके, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एक्सपोर्ट क्रेडिट। आई होप एक्सपोर्ट क्रेडिट आप समझ पा रहे हैं कि अगर हम अपने वस्तु का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आई नीड सम मनी फॉर दैट, तो उसके लिए रिलेटेड जो लोन्स होंगे तो वो एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया। इनफैक्ट हम लोग इन फ्यूचर क्लासेस कोशिश करेंगे समझने का कि वाई एक्सपोर्ट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन आवर इकोनॉमी। ओके, जब हम लोग बात करेंगे वो डॉलर के एक्सचेंज रेट के बारे में, तो उस वक्त कोशिश करेंगे एक्सपोर्ट को कनेक्ट करने का इंडियन इकोनॉमी से, और उसके इम्पैक्ट को हम लोग कोशिश करेंगे समझने का। ओके, कि हाउ एक्सपोर्ट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन एनी कंट्रीज इकोनॉमी। अब एजुकेशन ले लो, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी ले लो, या हाउसिंग ले लो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, या फिर इस तरह के और भी कोई सेक्टर्स अगर हम लोग बात कर लें, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट गिविंग नहीं है। ओके, दीज सेक्टर्स आर नॉट वेरी मच प्रॉफिट प्रो इंडस्ट्री। ओके, तो बेसिकली ये चीज आरबीआई को भी समझ में आ गया कि अगर हम कमर्शियल बैंक पर एक लिमिटेशन नहीं डालेंगे, ओके, या यू में से कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाएंगे, ओके, तो वो 100 रुपये का, मतलब प्रतिशत में हम लोग बात कर रहे हैं कि 100% जो उसका लोन होगा वो ऐसे सेक्टर्स में चला जाएगा जो प्रॉफिट गिविंग है, क्योंकि उसका तो पर्पस, मोटिव, प्योर मोटिव है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। ओके, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बेसिकली एक प्रोग्राम लाया गया, कह सकते हो दिस वाज अ प्रोग्राम, और यू में से अंडर पीएसएल प्रोग्राम। अब आप कोशिश करना इसको समझने का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक टारगेट फिक्स किया गया। ओके, बैंक्स वेर गिवन अ टारगेट, और वो टारगेट का आंकड़ा है आज प्रेजेंटली 40%। ओके, और कहा गया कि दैट शुड बी द शेयर ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर इन टोटल बैंक क्रेडिट। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। बैंक्स वेर गिवन अ टारगेट ऑफ 40%, आप समझ जाओगे, बहुत आसान है। बैंक्स वेर गिवन अ टारगेट ऑफ 40%। ओके, अब ये 40% किसको देना है, तो 40% एज शेयर ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। ओके, एज शेयर ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर, मतलब निर्धारित कर दिया गया कि आप अगर जो भी लोन बांट रहे हो उसमें से 40% लोन आपके प्रायोरिटी सेक्टर पर होना चाहिए। हेंस यू मे से दैट इन द टोटल क्रेडिट। मतलब आप अगर 100 रुपये लोन बांट रहे हो तो 40 रुपया कहीं ना कहीं इस सेक्टर को ही आपको देना है। ओके, हम लोग आरआईडीएफ बेसिकली कोशिश कर रहे हैं समझने का, वो नाबार्ड का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, लेकिन टू अंडरस्टैंड दैट दिस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। अब अगर आपसे कोई पूछा कि व्हाट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, देन यू मे से दैट बेसिकली अगर आप कह सकते हो कि टू एंश्योर दैट एडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फ्लोज इनटू सम ऑफ द वल्नरेबल सेक्टर, to ensure that adequate credit flows into some of the vulnerable sectors। और ये वल्नरेबल सेक्टर ये है जो आरबीआई ने लिस्ट कर दिया कि दिस इज द वल्नरेबल सेक्टर, ओके, ऑफ द इकोनॉमी। और अगर फिक्स नहीं करते 40%, तो हो सकता है शायद वो कमर्शियल बैंक इसको कभी लोन देता ही नहीं। ओके, और ये बेचारे दे ऑल माइट लैग बिहाइंड। ओके, तो बेसिकली पीएसएल प्रोग्राम का कह सकते हो उद्देश्य यही था, ऑब्जेक्टिव यही था। I hope things are very clear, just have a look on it. Okay. अब RIDF क्या है?
और कैसे वो कनेक्टेड है पीएसएल से, हम लोग समझेंगे। जस्ट हैव पेशेंस। नाउ लेट्स कम टू फर्स्ट ऑफ ऑल आरआईडीएफ, उसके बाद हम लोग दोनों को कनेक्ट करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट आपको आज ब्यूटी दिखेगा कि किस तरीके से आरबीआई बैंकिंग सिस्टम पर कह सकते हो नकेल कसता है। ओके, किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम पर अपना ग्रिप बनाकर रखे हुए है। नाउ लेट्स कम टू आरआईडीएफ। ओके, तो बेसिकली आरआईडीएफ एक कह सकते हो एक फंड डेवलप किया गया है टू प्रोवाइड लोन टू स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशन। ओके, नाम ही बता रहा है कि हमको रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। फाइन, तो व्हाट इज आरआईडीएफ? देन आरआईडीएफ इज बेसिकली अ फंड टू प्रोवाइड लोन टू स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशंस। ओके, लेकिन ध्यान रखना है कि ये इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से ही रिलेटेड होना चाहिए। ओके, तो स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशंस टू इनेबल देम टू कंप्लीट ongoing projects. Now this is very important, related to rural infrastructure development. I hope things are clear. तो बेसिकली आरआईडीएफ क्या है? तो आरआईडीएफ एक फंड है। इस फंड का उद्देश्य क्या है? तो ये बेसिकली लोन देगा। किसको देगा? स्टेट गवर्नमेंट को देगा या स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशंस को देगा। क्यों देगा? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए देगा। किस तरह के प्रोजेक्ट होने चाहिए? तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होने चाहिए। जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। आई होप आपको इसका भाव समझ में आ गया होगा, उद्देश्य समझ में आ गया होगा। ओके, अब आरआईडीएफ को बेसिकली 3 हेड में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, एक होता है सोशल सेक्टर और तीसरा होता है रूरल कनेक्टिविटी। सो यू मे सब डिवाइड आरआईडीएफ इनटू 3 कैटेगरीज। ओके, इस फंड को बेसिकली 3 हिस्से में बांट दिया जाता है। कह सकते हो 3 सब हेड्स में बांट दिया जाता है। एक होता है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, एक होता है रूरल कनेक्टिविटी। कहीं ना कहीं सबका काम होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ओके, आई शुड राइट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यही उद्देश्य होना चाहिए इस फंड का। और तीसरा होता है योर सोशल सेक्टर। तो 3 सेक्टर में इसको सब डिवाइड कर दिया जाता है। अब इस फंड को यूटिलाइज कहां कहां कर सकते हो? जैसे माइक्रो इरिगेशन, सॉइल कंजर्वेशन, यू मे राइट माइक्रो इरिगेशन, सॉइल कंजर्वेशन, फ्लड प्रोटेक्शन। ओके, या इस लिस्ट में आप इनफैक्ट ऐड कर सकते हो कोल्ड स्टोरेज, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, कोल्ड स्टोरेज।
ओके, रिवराइन फिशेज, मतलब जो वैसी मछली जो मीठे पानी में या फिर नदी के पानी में रहती है। ओके, हार्बर्स, जेटीज, ओके, सीड्स। तो ये लिस्ट बड़ा लंबा है। आई होप आप इसका कंसेप्ट समझ गए होंगे। एनिमल हस्बेंड्री कह सकते हो, रूरल हार्ट कह सकते हो, रूरल हार्ट मार्केटिंग के लिए हो गया ये। आप इसमें एनिमल हस्बेंड्री भी इंक्लूड कर सकते हो। आई शुड राइट हियर इन फैक्ट। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द कह सकते हो एक्टिविटीज़ जहाँ पर RIDF के फंड को यूटिलाइज किया जाता है। अब रूरल कनेक्टिविटी में तो बस आई होप आप समझ पा रहे होंगे, रूरल रोड्स एंड रूरल ब्रिजेस। ओके, और सोशल सेक्टर में अगर हम लोग बात करें तो आप कॉमन सेंस से ही अगर सोचोगे तो आपको अपना लिस्ट का वो सारी एक्टिविटीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे ड्रिंकिंग वाटर हो गया, पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हो गए, पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, या कह सकते हो पब्लिक टॉयलेट्स। ओके, मतलब कह सकते हो सामाजिक परिवेश में भी ये फंड को यूज़ किया जा सकता है। कह सकते हो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई शुड इनफैक्ट कोट दिस। तो हम लोग ये सीख लिए कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो जनरेट किया जाता है उसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ पर होती है, उसको यूज़ कहाँ पर किया जाता है। मतलब ये सारे जगह पर आप RIDF के फंड को यूज़ कर सकते हो। ओके, आई होप टिल नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब समझना है कि PSL कैसे रिलेटेड है इससे। वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस सेशन। PSL कैसे कनेक्टेड है RIDF से। ओके, तो RBI के बैंकिंग नॉर्म्स के अनुसार कि अगर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 40% फिक्स किया हुआ है डोमेस्टिक बैंक के लिए, हम लोग डोमेस्टिक बैंक की बात कर रहे हैं। बाद में जब हम लोग मॉनिटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, ओके, जब हम लोग अभी तो बस बेसिकली समझ रहे हैं कमर्शियल बैंक या बैंकिंग सिस्टम को, जब बैंकिंग सिस्टम की पॉलिसीज़ को पढ़ेंगे तो उस वक्त इस पर विस्तृत बात करेंगे, लेकिन टुडे इज़ द करेक्ट प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड इट। ओके, इनफैक्ट तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कहा गया कि 40% आपको देना है वल्नरेबल सेक्शन को। ओके, यू हैव टू गिव टू वल्नरेबल सेक्शन, और डिसाइड कर दिया गया कि ये सारे सेक्टर्स होंगे और उसी को प्रायोरिटी सेक्टर कहा जाएगा, और 40% आपको कहीं ना कहीं लोन देना है। अब मान लो कोई एक ऐसा बैंक है जो 40% लोन अपना वहाँ नहीं दे पाया, लेट अस सपोज 25% ही लोन दे पाया, मतलब दैट बैंक इज बेसिकली लैगिंग बिहाइंड बाई 15%, मतलब वो 15% टारगेटेड आंकड़े से कम तक पहुंच पाया। तो RBI के अनुसार अब वो 15% की जो भी मॉनिटरी वैल्यू होगी वो चली जाएगी RIDF फंड में। आई होप नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर। अब RIDF फंड में पैसा वैसे बैंक जो अपने पूरे 40% वाले या फिर प्रायोरिटी सेक्टर वाले जो आंकड़ा RBI ने सेट कर रखा है उस तक नहीं पहुंच पाया, तो जितना भी वो लैगिंग बिहाइंड है उतना प्रतिशत पैसा RIDF में चला जाएगा। अब वो बेचारा बैंक फंस जाएगा। वो RIDF लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है विथ अ वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट, जो शायद अगर वो किसी और सेक्टर में पैसा देता तो कुछ ज़्यादा मुनाफा कमा पाता। तो आई होप ये वाले कंस्ट्रेंट लगा देने से जो नॉर्मल बैंकिंग सेक्टर होता है, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं या फिर जो डोमेस्टिक बैंक्स होते हैं, वो बेसिकली
खोज खोज कर प्रायोरिटी सेक्टर को लोन देते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से क्रेडिट फैसिलिटी को बढ़ाया जा रहा है। ओके, इन अ नटशेल, अगर एक बैंक प्रायोरिटी सेक्टर में लोन दे देता तो शायद ज़्यादा कमाता एज कंपेयर्ड आरआईडीएफ। तो ये बैंक नहीं चाहता है कि आरआईडीएफ में पैसा जाए, क्योंकि आरआईडीएफ में पैसा चला गया तो वो लॉन्ग टर्म उस पैसे का यूटिलाइजेशन लॉन्ग टर्म लोन में चला जाएगा विथ अ वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट, बहुत कम इंटरेस्ट पर। एज कंपेयर्ड अगर वो लोन बांटता तो शायद कुछ अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे पाता प्रायोरिटी सेक्टर पर। ये वजह से हर एक बैंक कोशिश करता है कि हम प्रायोरिटी सेक्टर पर ही लोन दें, ना कि आरआईडीएफ में अपने पैसे को ट्रांसफर कर दें। तो आई होप आपको इससे भाव समझ में आ रहा होगा कि आरबीआई ने किस तरीके से नकेल कस दिया कि अब बैंक का ये टारगेट हो गया कि खोज खोज कर प्रायोरिटी सेक्टर को लाएं और उसको लोन दें। और इस तरीके से आई होप वो सारा सेक्टर्स आपको याद आ रहा होगा जिसमें हम लोग बात किए थे, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये सबको खोज खोज कर अब बैंक पैसा देता है। ओके, सो दिस वाज द कनेक्शन ऑफ आरआईडीएफ। और ये आरआईडीएफ को फुल्ली मैनेज कौन करता है? मैनेज्ड बाय नाबार्ड। ओके, तो आरआईडीएफ का फुल मैनेजमेंट नाबार्ड के तरफ से होता है। आरआईडीएफ में टाइम टू टाइम गवर्नमेंट भी पैसा देती है और एक फंड जनरेट होता है। ओके, नाबार्ड की अगर पूरी हम लोग बात करें तो शुरुआत तो ये हुआ था महज 100 करोड़ से। मतलब जब 12 जुलाई 1982 को कह सकते हो नाबार्ड बना था, तो इस वक्त कैपिटल इसका था 100 करोड़। और सच अ राइज इन कैपिटल, आप अगर आज की बात करो 31 मार्च, मतलब आज इन द सेंस लास्ट क्वार्टर की बात करें 2020, तो इसका कैपिटल हो गया है 14,080 करोड़। ओके, so this is all about your RIDF. I would like to share one more thing related with RIDF. I hope you all might be aware of this term, Atmanirbhar Bharat. I am talking about, this is post-COVID. कोविड-19 के बाद भारत सरकार ने एक पैकेज लाया, इकोनॉमिक पैकेज लाया। ओके, निर्मला सीतारमन ने उसके पूरे डिटेल्स के बारे में बतलाया। आप अगर देखोगे, आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो, तो यू माइट बी अवेयर कि 4200 करोड़ रुपया दिया गया इसको, आरआईडीएफ को। 4200 करोड़ हैव बीन इंजेक्टेड टू RIDF। ओके, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 4200 करोड़ रुपया दिया गया है। दिस इज पोस्ट कोविड, ये रिसेंट पास्ट की बात हो रही है, आपके मई 2020 की बात हो रही है, जस्ट कपल ऑफ मंथ्स बैक। ओके, आई होप नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले सेशन में हम लोग नेक्स्ट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।